बीजेपी में रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो चुका है, लेकिन वो मरने से पहले एक लेटर लिख गए और उसमें खुलासा किया है कि आखिर बीजेपी के साथ वफादार होने के बावजूद भी सत्यपाल मलिक को क्या मिला, वो आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों को पता चला, तो तमाम जो भारत के नेता हैं उन्होंने संवेदना व्यक्त की और तमाम तरीके से उनको कंडोलेंस दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी मृत्यु के कई घंटे बाद ट्वीट किया, और वो भी सिर्फ 2 लाइन का, वो भी बताऊंगा। लेकिन आप समझिए कि एक आदमी जो बीजेपी के लिए लॉयल था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, और आखिर में जब उनका मतभेद हुआ बीजेपी से, तो उनको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो झुके नहीं। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। भले ही उन्होंने ज़िंदगी कैसे भी जी हो, लेकिन आखिरी वक्त में वो सच्चाई के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। भले ही लोग उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन जब अब उन्हें याद करेंगे तो उनको एज ए लीडर, बेबाक और ना झुकने वाला नेता के तौर पे याद किया जाएगा। तो आइए बताता हूं कि भारत के किस नेता ने, खासकर बहुजन नेता ने, उनके बारे में क्या लिखा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। फिर उसके बाद बताएंगे कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त में जो लेटर लिखकर खुलासा किया है उसके क्या मायने हैं। लेकिन जब वो जिंदा थे, उन्होंने सरकार से जिस बेबाकी से सवाल किए, वो सवाल आज भी सत्ता में बैठे लोगों को चुभ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पूर्व राज्यपाल को सिर्फ 2 लाइन में कंडोलेंस कर देते हैं। तो देखिए, सत्यपाल मलिक जो भाजपा के खिलाफ बयान दिए थे, उन्होंने 2 नवंबर 2021 को सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाए थे पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जिसके बाद वो बीजेपी की, खासकर प्रधानमंत्री की नज़रों पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, पुलवामा अटैक के वक्त प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फ़ोन कर मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ये हमारी गलती से हुआ है, तब मुझे चुप करवा दिया गया। पुलवामा हमले के वक्त आपको याद होगा, प्रधानमंत्री कॉर्बेट जिम में शूटिंग कर रहे थे। इसके अलावा 25 अप्रैल 2023 को देश बहुत गलत आदमी के हाथों में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वह सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगो, उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। सत्यपाल मलिक ने ये 2023 में दावा किया था और 31 मई 2023 को उन्होंने कहा, अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। ना कोर्ट रहेंगे, ना फोर्स रहेगी, ना फौज होगी, ना कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। 22 मई 2023 को इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। 6 मई 2025 को पहलगाम की असफलता के पीएम मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी स्वीकारी नहीं है। तो ये सवाल थे जो गहरे और चुभते हुए सवाल थे, जिससे सीधा प्रधानमंत्री को वो घेरते थे। इन्हीं के चलते कहा जा रहा है कि उनको सीबीआई की रेड लगवाई गई, एजेंसियों के जरिए उनको परेशान किया गया और अब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया है। बाकी देखिए, जो बहुजन नेता हैं वो लगातार लिख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने लिखा, किसानों व मजदूरों की प्रखर आवाज तथा राज्यों के राज्यपाल रहे चौधरी सत्यपाल जी मलिक के निधन हो जाने के समाचार अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मुझे उनके साथ कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ था और उनके स्पष्टवादी व्यक्तित्व, जन सरोकारों के प्रति उनकी निष्ठा और निडरता ने हमेशा प्रेरित किया। उनका निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वे सदैव किसानों, जवानों, आम जनता के मुद्दों पर निर्भीकता से अपनी बात रखने वाले नेता के रूप में याद किए जाएंगे। हम इस शोक की घड़ी में उनके परिजनों और अनुयायियों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। साथ ही प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि
वो हम सबको ये अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो देखिए रावण ने लिखा और तेजस्वी यादव ने लिखा है, किसानों के हित रक्षक, समता, न्याय और गरीबों के दृढ़ पक्षधर, समाजवाद के पैरोकार, निष्पक्षता और जन सरकारों की बेबाक आवाज, लोकतंत्र के सजग प्रहरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं शुभचिंतकों को दुख सहने व धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। और इसके अलावा अखिलेश ने लिखा, गोवा, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे श्री सत्यपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो अखिलेश यादव ने भी लिखा है, राहुल ने भी लिखा है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे, जनता के हितों की बात करते रहे। मैं उनके परिजनों, समर्थकों, शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। सैडेंड बाय द पासिंग अवे ऑफ श्री सत्यपाल मलिक जी, माई थॉट्स आर विद हिज फैमिली, सपोर्टर एंड हिज आर ऑफ ग्रीफ, ओम शांति। तो 2 लाइन में बात खत्म कर दी है, जबकि प्रधानमंत्री जो है दूसरों के लिए कितने लंबे लंबे लेटर लिखते हैं, खत लिखते हैं, वो भी आपको पता है। और अब वो क्षण आ गया है जब सत्यपाल मलिक ने अपने आखिरी क्षणों में, यूँ समझ लीजिए कि उनके ज़िंदगी का निचोड़ था ये, और किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया और क्या कह गए वो आखिरी क्षण में, वो आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब मैं गवर्नर के पद पर था उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामलों को उठाया, जिसकी आवाज आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं, मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो ये है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूँ और कर्ज में भी हूँ। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो ये उन्होंने अपने आखिरी टाइम पर ये खत लिखा, जो एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पर पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, और ये देश के नागरिकों के जिम्मे छोड़ दिया कि अब आप जो है तय कीजिए कि कौन सही था कौन गलत था। हालांकि ज़िंदगी भर चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पल बीजेपी के साथ रहे हो, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना और वो ना झुके ना डरे, और आखिरी क्षण भी वो देश के लिए यूँ समझ लीजिए कि समर्पित थे, और जाते जाते वो ये बड़े खुलासे कर गए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से राजनीति में लोगों को निपटाया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि उनको धीरे धीरे साइडलाइन किया जाता है, ऐसे लोगों को जो सत्ता में बैठे लोगों के रास्ते में अड़चन बनते हो, क्या उसी साजिश का कोई हिस्सा है?
क्योंकि सत्यपाल मलिक गए तो हैं लेकिन बहुत सारे अपने साथ जो है सवाल छोड़ गए हैं। बाकी मीडिया का हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सवालों का तलाश करें और आपके बीच में बात रखें कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।